अच्छा, एक खबर कोलकाता से मैं आपको और देता हूं। यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हैं प्रियंका टिब्रेवाल। इन्होंने टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स को लेकर हंगामा किया है। प्रियंका ने बूथ के अंदर बैठे टीएमसी के एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। इसके बाद वहां माहौल काफी गर्म हो गया। टीएमसी की महिला सपोर्टर्स प्रियंका टिब्रेवाल से बहस करने लगी। सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के सामने ही तू मैं चलती रही। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट्स नहीं बैठ सकते और इसका टीएमसी के सपोर्टर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। तस्वीरें देखिए जरा। कमरा बहुत छोटा। चलिए एजेंट देखिए निकल दीजिए, सर्कुलर देखिए निकल दीजिए। जहाँ क्लास में वहाँ नहीं बैठेगा, निकल सकते। सीआरपीएफ को अथॉरिटी है, निकल दो। वो धक्का मारेगी, सिक्योरिटी को अथॉरिटी है, निकल लो। बिना सर्कुलर हम लोग कोई किसी का दिल्ली का बात नहीं सुनेगा। हमारा जो काम है हमारा काम करेगा। सर्कुलर जो भी थके एजेंट उससे मारवे ना। आप लोग देखिए, आप लोग देखिए। चलिए एजेंट उनका बयान भी है, सुना दीजिए। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। सुनिए सर, सब वोटर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है। निकालिए सीआरपीएफ बुलाइए, इलेक्शन कमीशन बुलाइए, लोग हटाइए। इधर भी भीड़ हो रहा है आप लोग। प्रियंका जी का गुस्सा बड़ा जबरदस्त है। और झगड़ा ये था कि टीएमसी वाले जो टीएमसी के एजेंट जो है पोलिंग बूथ के अंदर बैठे थे और वो करी थी 15 साल से यही करते आ रहे हैं, इस बार हम नहीं होने देंगे। जी देखिए, पोलिंग एजेंट अंदर नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता है, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह सकता है। लेकिन जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट फर्स्ट फेज के बाद भी मिली, उसमें बहुत जगह ऐसा है, बांकुरा में, पुरुलिया में, लोगों ने बताया कि हालांकि एक भी स्टेट पुलिस का नहीं था, लेकिन पोलिंग एजेंट जो थे वो 2 बेंचें लगी हुई थी उसी हॉल में जिसमें कि वोटिंग भी चल रहा था। तो स्पेस के कारण है या किस कारण है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये जो है एंटले, जो कोलकाता की सीट है, वहां से है। ये सब वो सीटें हैं जहां पे बड़ा ही एक क्लास डिफरेंस आपको दिखता है और डेमोग्राफिक डिवाइड भी दिखता है। एक, वहां पे बिजनेस कम्युनिटी अच्छी खासी संख्या में है, थोड़े बहुत भद्रलोक भी हैं। और दूसरा, एंटले की ही देख लीजिए, जहां से प्रियंका जी थी, वहां पे 42% के करीब माइनॉरिटी वोटिंग है। तो आप हमेशा देखिएगा कि वो एक जो कॉन्फिडेंस टीएमसी लाती है कि भाई हमारे पास 100 में 40, 45, 50 है, बाकी तुम हो, देख लो तुम्हारे पास। इस बार आप देखिए कैंडिडेट खुद जाके जा रहे हैं, तो यह भी दिख रहा है कि केवल अमित शाह और सीआरपीएफ ही नहीं, बल्कि कैंडिडेट और कार्यकर्ता भी उस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है, जो हम लोग मान के चल रहे थे शायद सेकेंड फेज में उतना नहीं दिखेगा। इस फेज में अर्बन रूरल का क्या डिवाइड है सीटों की, मतलब प्रतिशत में कितना फेज जो है अर्बन है, कितना फेज? ये सेकेंड फेज तो सबसे ज्यादा, जो आप प्रेसिडेंसी ये कहते हैं, उसमें 109 सीट जो है, 142 वो अर्बन है। तो 109 का मतलब हो गया लगभग आप मान के चलिए 60% से 65% सीटें इसमें अर्बन है और बाकी जो है रूरल है। तो यहाँ जो ज्यादा चैलेंज है बीजेपी के लिए, मतलब रहा है, चैलेंजिंग रहा है, बिल्कुल रहा है। लेकिन उसका 2 कारण है। एक, डेमोग्राफी का, उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरा, जो पिछली बार याद करिए, बहिरागतो, मतलब कि आउटसाइडर वर्सेज जो बंगाली प्राइड का नैरेटिव चला था और अंत में ये मिडिल क्लास अर्बन टीएमसी की तरफ झुक गए थे, इस बार वो कोलैप्स हो चुका है। इस बार वो बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी, आउटसाइडर, इनसाइडर, वो सारे के सारे, जहां जहां माइनॉरिटी 30+ हैं, वो सीटें टीएमसी फिर भी उम्मीद कर सकती है। लेकिन 30 से नीचे हैं, वहां पे मान के चलिए जिस तरह का सेंटीमेंट है, बीजेपी के लिए आसान होगा। ये देखिए, मुस्लिम वोट जिसको डेमोग्राफी कह रहे हैं सज्जन, जिसको लोग कहते हैं भी 30 से तो शुरुआत होती है हमारी टीएमसी की। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्ड ममता बनर्जी के पास था, वो वही आउटसाइडर इनसाइडर वाला। हम बंगाली हैं, ये तो बाहरी हैं, हम यहाँ के, हम मूल लोग हैं यहाँ के, ये तो बाहर से आकर के चुनाव लड़ने के लिए आ गए। वो पिछली बार तो बहुत जबरदस्त चला था सर। इस बार प्रयास बहुत किया ममता जी ने, लेकिन वो कहीं उसको जोर मिला नहीं। इसको अगर ध्यान से देखें, और इसीलिए कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे एक अच्छा बच्चा होता है तो अपनी गड़बड़ियों से सीख लेता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं कि आप जिस तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे ही समय से पहुंच जाए, क्योंकि आपको सिखाया जाता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जो 3 घंटे के पेपर उसी में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से बहुत सबक लिया। ये क्या था, बहुत लाउड चले गए, कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए हैं, मुकुल रॉय सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के क्या था कि या तो दिल्ली से गया आदमी या तृणमूल से जो ताजा गया था वो आदमी, वो बीजेपी की पूरी रणनीति बना रहा था। इससे बहिर्गतों वाला वो जो ममता बनर्जी का हमला था वो ठीक से काम कर गया। इस बार क्या हुआ,
इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर जो प्रत्याशी का चयन किया है वो कैडर है, प्रोफेशनल है, तृणमूल से भी आए हुए वो लोग हैं जो अपनी सीट पर ताकत रखते हैं, यानी उनको आप बहिर्गतो नहीं कह सकते। तो बहिर्गतो वाला टैग पूरी तरह से गायब कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अमित शाह वहां पूरी तरह से मैन टू मैन और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैपिंग करने के बाद वो वहां जाकर ऐसा करते नहीं दिखे। कब दिखे? जब उनको लगा अब चुनाव चढ़ गया है, अब थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव पर बात करनी चाहिए, और उसी पर ब्रॉडर इश्यूज पर मोदी जी ने भी बात की। इसीलिए न तो इस बार आपको जय श्री राम वाली लड़ाई दिखाई दी, न बहिर्गतों वाली लड़ाई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी वहां एक बंगाली पार्टी की तरह, पश्चिम बंगाल की पार्टी की तरह ममता बनर्जी ये भी आपने ठीक याद दिलाया, वो मतलब जय श्री राम वाली पोलराइजेशन भी नहीं दिखाई दी हमको, जो हिंदू वोटर्स में एक पोलराइजेशन हो जाती थी। उसी से बड़ा फर्क पड़ रहा था जो बहिर्गतों वाला। लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इलेक्शन के पोलिंग बूथ के रूम में पॉलिटिकल एजेंट बैठ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स परमिट करते हैं।